हाँ तो बच्चों क्वेश्चन रहेगा आपका बायोमोलिक्यूल से। तो क्वेश्चन कह रहा है गिव द प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉलोइंग। तो आपके पास पहला है ग्लूकोज डजेंट गिव 2,4-DNP टेस्ट। अच्छा देखिए क्वेश्चन बना ही इसलिए है क्योंकि हमें समझ आता है कि जो 2,4-DNP टेस्ट होता है वो कार्बोनिल ग्रुप को चेक करने के लिए होता है। कार्बोनिल ग्रुप में आपके पास एल्डिहाइड होता है और कौन होता है, कीटोन होता है। और ग्लूकोज एक तरह का एल्डोज शुगर है तो इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इस तरीके से तो इसको 2,4-DNP टेस्ट देना चाहिए, लेकिन ये देता नहीं है। ऐसा क्यों? तो ये इस बात की पुष्टि कर रहा है कि ग्लूकोज का साइक्लिक नेचर एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें हमें पता है कि फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, हेमी एसिटल बॉन्ड का फॉर्मेशन वहाँ हो जाता है हैवार्थ प्रोजेक्शन में। ठीक है, जैसे कि अगर आप समझने की कोशिश करें, दोनों स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, एक फिशर प्रोजेक्शन और एक हैवार्थ प्रोजेक्शन। तो फिशर देखिए कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप सबसे पहले, ठीक है, और देन उसके बाद ये देखिए ये हो गया आपका ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। ठीक है, जिसमें आपको समझ आ रहा है कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन ग्लूकोज का साइक्लिक नेचर भी एग्जिस्ट करता है। तभी तो इस बात की पुष्टि हो रही है कि ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं दे रहा है ना। देखिए कुछ इस तरीके से होता है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपको ये याद कर लेना है किस तरीके से बनता है, ये भी समझा दे क्या। चलिए एक बार ये भी क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 5th कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है यहाँ पर और इसको यहाँ रिप्लेस कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला जो कार्बन है वो ये वाला कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, जिसे हमें एनोमरिक कार्बन कहते हैं। कैसे कार्बन कहते हैं? एनोमरिक कार्बन। अब इस एनोमरिक कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ये वाला जो ग्रुप अगर फंक्शनल ग्रुप ऊपर आता है तो हम बोलेंगे अल्फा बीटा ग्लूकोज बोलते हैं, और यहीं अगर नीचे आता है तो अल्फ़ा ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, अच्छा फ़िलहाल यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप तो है ही नहीं इसमें कहीं पे, है कि नहीं। इसी वजह से हम कह सकते हैं 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता। और इसी बात से पता चलता है कि ग्लूकोज का साइक्लिक नेचर भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ओके। अगला देखिए, अगला आपके पास है कि जो आपका ग्लूकोज है ना, द टू स्टैंड्स इन DNA आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो दो स्टैंड जो DNA के होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो हमें ये बात समझ में आता है कि आइडेंटिकल अगर होते तो जो स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि हमें पता है कि पायरिमिडीन हमेशा प्यूरिन के साथ कंबाइन करेगा, प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के साथ कंबाइन करेगा, ऐसे ही कुछ होता है। तो पायरिमिडीन में आपके पास कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस हैं? वो आपके पास है थायमिन और साइटोसिन, है कि नहीं। और दूसरे वाला जो प्यूरिन है उसमें कौन है? एडेनिन और गुआनिन। तो हमें पता है कि ए हमेशा टी के साथ कंबाइन होगा विद डबल बॉन्ड, और सी हमेशा किसके साथ कंबाइन होता है? जी के साथ। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ए सी के साथ कंबाइन नहीं कर पाएगा, या फिर ए जी के साथ कंबाइन नहीं कर पाएगा, या फिर ए के साथ कंबाइन नहीं कर पाएगा। हरी बस में अगर आइडेंटिकल होते तो मान लीजिए दो स्टैंड मैंने बनाया, एक स्टैंड पर अगर यहाँ पे एडेनिन है, दूसरे साइड पे भी अगर एडेनिन होता तो हम कहते कि क्या हो रहा है, ये आइडेंटिकल मामला चल रहा है। मान लीजिए इस तरीके से, तो ये होता है आइडेंटिकल का मतलब कि एक स्टैंड पे जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में आपका दूसरे स्टैंड पर है। पर ऐसा तो होता नहीं है। होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ए के साथ हमेशा टी आएगा, सी के साथ हमेशा यहाँ पे जी आना चाहिए, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी आना चाहिए, यहाँ ए है तो यहाँ पे टी आना चाहिए, और यहाँ पे टी है तो यहाँ पे ए आना चाहिए। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री, जिसकी वजह से स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला क्या है? स्टार्च एंड सेलुलोज बोथ कंटेन ग्लूकोज यूनिट एज अ मोनोमर येट दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्टार्च जो होता है वो आपका होता है अल्फ़ा ग्लूकोज, और जो
मतलब अल्फ़ा ग्लूकोज होता है उसमें मोनोमर, और सेलुलोज में आपका होता है बीटा ग्लूकोज, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चरली डिफरेंस का कारण बनते हुए समझ में आता है। जैसे कि देखिए स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम स्टार्च का स्ट्रक्चर देखें तो स्टार्च एक अल्फ़ा ग्लूकोज से बना हुआ है ना, जिसमें 2 यूनिट होते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है और अमाइलोपेक्टिन में 1,4 भी होता है और 1,6 भी होता है, ठीक है, उसमें ब्रांचिंग हो जाती है। ठीक, तो एक बार बता देते हैं कि अल्फ़ा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसा होता है, 1,4 अल्फ़ा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने एक ग्लूकोज बनाया, ठीक है, तो ये रहा आपका ग्लूकोज, ठीक है, और मान लीजिए एक और ग्लूकोज बनाया, ठीक है, बाकी का वही पार्ट है जो होता है एज इट इज़, ठीक है, इस तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनाने आपको आने चाहिए, अदरवाइज़ काफ़ी दिक्कत हो जाती है, समझ में कम आती हैं चीज़ें। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये आपके अल्फ़ा ग्लूकोज है। कौन से अल्फ़ा ग्लूकोज, कैसे पता चल रहा है, एनोमरी कार्बन पर, दिस इज योर एनोमरी कार्बन, इस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे ना, तो ये अल्फ़ा ग्लूकोज है। ठीक है, तो स्टार्च में यही ग्लूकोज होते हैं और यहाँ से आप पानी निकाल सकते हैं और यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ फॉर्म हो जाएगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा, तो ये यूनिट ऐसे ही आगे इंक्रीज़ होता जाएगा और ये पॉलीमर का रूप ले लेगा। ठीक है, ये होता है आपका किस में, स्टार्च के केस में। ऐसी स्टार्च में एक और केस होता है जिसमें 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है यहाँ पर, है ना, तो वो भी बना के देख लेते हैं। वो जब होता है जब ब्रांचिंग होता है और वो अमाइलोपेक्टिन में होता है। ठीक है, चलो बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये पहले से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो 2 ग्लूकोज यूनिट आपके पास है। ठीक है, तो मैं 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये रहा आपका फर्स्ट कार्बन, एनोमरिक कार्बन। ठीक है, और इसमें बताया जाए मतलब देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 कार्बन आपके पास ये है। तो फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 6 कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप में यहाँ पर रिएक्शन होगा और पानी निकल जाएगा और यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन यहाँ पे इस तरीके से CH2। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो है आपका ये क्या है, ये है 1/6 अल्फ़ा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, ये पूरा आपको यूनिट दोबारा से बनाना है और आपको बॉन्ड यहाँ पे दिखा देना है। ठीक है, तो ये होता है आपका अमाइलोपेक्टिन के केस में जिसमें ब्रांचिंग वगैरह होती है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें सेलुलोज के केस में, तो सेलुलोज में बनता है मतलब सेलुलोज में होता है बीटा ग्लूकोज। तो बीटा ग्लूकोज किस तरीके से बनता है, तो वो तो बताया था ना अभी भी कि आपके पास क्या होना चाहिए, होना चाहिए बीटा ग्लूकोज। तो ये हो गया आपका बीटा ग्लूकोज। अभी अभी तो बताया था कि एनोमरिक कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर ऊपर होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बीटा ग्लूकोज। ठीक है, तो बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि आपका अल्फ़ा ग्लूकोज में था, है कि नहीं। इस तरीके से यहाँ पर H है, यहाँ पर CH2OH है, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ पर OH, यहाँ H, इस तरीके से। ठीक है, एक और ग्लूकोज यूनिट बनाइए ऐसा ही। ठीक है, जिसमें आपको पता चलेगा कि बीटा ग्लूकोज मतलब बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये बना लिया मैंने फटाफट। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे बॉन्ड कहाँ बनता है, बॉन्ड देखिए 1 2 3 4। ठीक है, तो 4th कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से पानी फिर से निकलेगा और अल्फ़ा ग्लाइकोसाइडिक का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा इस तरीके से। समझ रहे हो बात को, इस तरीके से आ रही बात समझे। तो यहाँ पर एक और, तो इस तरीके से ये इंक्रीज़ होता जाएगा नीचे तक, आ रही बात समझ। तो ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं, समझ रहे हो बात को। और ये भी ध्यान रखना हमारे जो पास अमाइलेज होते हैं या फिर जो एंजाइम्स होते हैं वो बीटा ग्लूकोज को बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को तोड़ नहीं सकते हैं, वो वाले एंजाइम हमारे पास नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए सेलुलोज आपका डाइजेस्ट नहीं हो सकता आपकी बॉडी में। ठीक, चलिए, थैंक यू।